आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। गवर्नर महाराष्ट्र का इकदाम गैर दस्तूरी, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, कल फिर होगी समाअत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, अयोध्या फैसले के बाद मुल्क नए इरादे के साथ आगे चल पड़ा। पोप फ्रांसिस की दुनिया से एटमी हथियार तल्फ करने की अपील। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने उठाया बड़ा कदम, सभी बार लाइसेंस किए रद्द। देवर बंदूक की नोक पर करता रहा आबरूरेजी, शिकायत करने पर शौहर और सास करते थे मारपीट। दूसरे टेस्ट में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को एक इनिंग और 46 रन से शिकस्त देते हुए सीरीज 2 से अपने नाम कर ली। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में फडणवीस की क़ियादत वाली हुकूमत बनाने पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नर के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त पर आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज NV रमन की सरबराही वाली 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने इस मामले की समाअत की। बेंच ने तमाम दलाइल को सुनने के बाद तमाम फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए और गवर्नर से तमाम दस्तावेजात तलब कर लिए हैं। हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हिदायत दी गई है कि वो मरकजी हुकूमत और गवर्नर के अहकामात और फडणवीस और अजीत पवार का हिमायत वाला खत पेश करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत अब कल सुबह 10:30 बजे होगी। कबल अज़ीम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जानिब से पेश होने वाली सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो शुकूक व शुबात की जद में है और गवर्नर का हर कदम उस तरफ इशारा कर रहा है कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने तीनों राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके पिटीशन को और अदालत ने सरकार को, मुख्यमंत्री और सबको नोटिस देते हुए ये आदेश दिया है कि कल तक जो लेटर ऑफ सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ शिवसेना, तीनों के संयुक्त पिटीशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त हमने अदालत के समक्ष रखी है, जिस पर कोई निर्णय आना अभी बाकी है। कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। हमें ये उम्मीद है कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने, एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत। ये एक इलेजिटिमेट सरकार है, एक नाजायज सरकार है, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार साहब से हम मिले, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को हुकूमत तश्कील देने गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी के इक़दाम को गैर दस्तूरी करार दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि फडणवीस को फौरी तौर पर अक्सरियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में पीर के रोज़ तारीख तय की जाएगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हो गया। 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस मुकदमे की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की हल्फ बर्दारी गैर अखलाकी है। दस्तूर में गवर्नर के फैसले को कलअदम करार देने और फौरी आज ही फ्लोर
टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की गई थी। शिवसेना ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की फडणवीस को हुकूमत तश्कील देने की दावत देने के इक़दाम को भी चैलेंज किया था। जस्टिस रमना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इस केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे मुनक्किद की जाएगी, जिसमें अक्सरियत साबित करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में जिस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिला, इससे साबित हो गया कि हम वतनों ने मुल्क के मफाद को सबसे मुकद्दम समझा। मिस्टर मोदी ने अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के बाशिंदों को खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मन की बात में मैंने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में कहा था कि मुल्क ने तब किस तरह से अमन और भाईचारा बनाए रखा था। फैसला आने के बाद भी इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए मुल्क के मफाद से बढ़कर कुछ नहीं है। मुल्क में अमन, इत्तेहाद और खैर सगाली की कीमत सबसे ऊपर है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे मुल्क ने उसे दिल खोल कर गले लगाया, इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ कबूल किया। उन्होंने कहा, मुल्क के बाशिंदों का शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह के सब्र, तहम्मुल और पुख्तगी का सबूत दिया है, इसके लिए ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ तवील वक्त के बाद कानूनी जंग खत्म हुई है, वहीं दूसरी तरफ अदलिया के तई मुल्क का एहतराम और बढ़ा है। सही मानों में ये फैसला हमारी अदलिया के लिए भी संगे मील साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले के बाद अब मुल्क नई तवक्कुआत और नई उमंगों के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। नया हिंदुस्तान इसी एहसास को अपनाने की तरफ से अमन, इत्तेहाद और खैर सगाली के साथ आगे बढ़े, यही हम सब की ख्वाहिश है। साथियों, पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था, निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक और जहाँ लंबे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है। सही मायने में ये फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सद्भावना के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है, हम सबकी कामना है। ईसाई बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने आज जापान के शहर नागासाकी में आलमी बिरादरी से एटमी हथियार तल्फ करने की अपील की है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने नागासाकी के एटम बम हाइपो सेंटर पार्क, वो मकाम जहां पर एटम बम गिराया गया था, पर खिताब करते हुए एटमी अदम फैलाव के माहिदों के खात्मे पर भी अफसोस का इजहार किया। जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा ही से सिर्फ दुनिया के वो शहर हैं जिन्हें अब तक एटमी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका की जानिब से दूसरी आलमी जंग में एटमी बम गिराया गया था, जिसमें एकदम 27,000 अफराद हलाक हो गए थे। इससे 2 दिन कबल 7 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, जिससे एकदम 78,000 और बाद में एटमी ताबकारी से 4 लाख के करीब अफराद हलाक हो गए थे।
आंध्र प्रदेश की जगन हुकूमत ने जुमा को रियासत में चल रहे तमाम बार के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। रियासत में मरहलावार तरीके से मुकम्मल शराबबंदी को लेकर 3 दिन पहले हुकूमत ने 40% बार बंद करने का फैसला किया था। रियासती हुकूमत रियासत में 2 सालों के लिए नई बार पॉलिसी भी लेकर आई है, जो 1 जनवरी 2020 के बाद से मौसर होगी। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने बार खोलने के लिए 10 लाख रुपए की फ़ीस तय करते हुए लॉटरी सिस्टम से लाइसेंस देना तय किया है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत की है कि रियासत में मौजूद 798 बारों में से 40% को बंद कर दिया जाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने इसकी खपत में कमी लाने के लिए शराब की कीमत बढ़ाने की भी तजवीज़ पेश की है। बंदूक की नोक पर आबरूरेजी की शिकार एक मुस्लिम खातून ने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन कंवर ओमकार सिंह नरोला को इंसाफ का मुतालबा करते हुए खत लिखा। इसमें खातून ने इंतबाह देते हुए उनसे कहा कि इंसाफ ना मिला तो खुदकशी कर लेंगी। इसके लिए इसका ससुराल और पुलिस इंतज़ामिया जिम्मेदार होंगे। मुतासरा ने बताया कि शादी के 1 माह बाद ही उसके देवर ने उससे बंदूक की नोक पर एक बार नहीं कई बार बदफेली की। मुतासरा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इसका साथ देने की बजाय उसके शौहर और सास हर रोज़ उसकी पिटाई करते हैं। उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताया तो पहले सिविल अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने तकरीबन 3 माह पहले इसके शौहर, देवर और सास को केस में नामजद किया, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की। इसके बरक्स इसके ख़ानदान पर समझौता करने के लिए सियासी दबाव बनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन कंवर ओमकार सिंह नरोला ने मुतासरा खातून और इसके ख़ानदान को यकीन दिलाया है कि इंसाफ के लिए उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे ताकि मुल्ज़िमान को सज़ा मिल सके। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने वाले अजित पवार पर अब एंटी डिफेक्शन लॉ यानी सियासी वाबस्तगी तब्दीली मुखालिफ कानून की तलवार लटक रही है। एनसीपी सरबराह शरद पवार, जो उनके चचा भी हैं, इन्हें पार्टी के असेंबली में कानून साज कायद के अहदे से हटा लिया है। इस आधी रात के ड्रामे में हुकूमत तो ज़रूर बन गई, मगर अजीत की रुकनीत को ख़तरा लाहक हो गया है। महाराष्ट्र में असेंबली की 288 नशिस्तें हैं, जिन पर होने वाले इंतखाबात में एनसीपी ने 54 नशिस्तों पर बाजी मारी है। ऐसी सूरत में अपने चचा शरद पवार से बगावत करके देवेंद्र फडणवीस हुकूमत में नायब वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लेने वाले अजीत को तब्दीली सियासी वाबस्तगी मुखालिफ कानून से बचने के लिए 36 अरकान असेंबली की ज़रूरत है। दरअसल महाराष्ट्र में अजीत पवार की सियासी बगावत के बाद दिन भर तेज़ रफ्तार से तब्दील होते हुए मंजरनामे में शाम को एक मरतबे फिर से शरद पवार मजबूत नजर आने लगे हैं। शाम के वक्त उन्होंने पार्टी के अरकान असेंबली का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पार्टी के 54 अरकान असेंबली में से तकरीबन 50 मौजूद रहे। इसके बाद अजीत पवार के हिस्से में सिर्फ 4 अरकान असेंबली ही रह गए हैं। ऐसी सूरत में देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत का फ्लोर टेस्ट पास करना तो दूर, अजीत पवार और उनके साथी मेंबरान असेंबली के लिए अपनी असेंबली की रुकनीत बचाना तक मुश्किल नज़र आ रहा है। एंटी डिफेक्शन कानून की वजह से ही शायद शरद पवार ने अजीत पवार समेत तमाम बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है, क्योंकि पार्टी से बरतरफ होने पर तमाम बागी एमएलए एंटी डिफेक्शन कानून के तहत कार्रवाई से बच जाते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत में जो ही एनसीपी फ्लोर टेस्ट से पहले व्हिप को जारी करेगा, उसी वक्त अरकान असेंबली के ऐवान में व्हिप की खिलाफ वर्जी की सूरत में उनकी रुकनीत मनसूख कर दी जा सकती है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने दावा किया है कि गवर्नर हुकूमत बनाने के लिए एक मरतबे उन्हें बुलाएं तो वह 10 मिनट में अक्सरियत साबित कर देंगे। रावत ने कहा कि उनके पास एनसीपी के 49 अरकान असेंबली की हिमायत है। शिवसेना के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी डरा धमका कर मेंबरान असेंबली को अपने साथ ला रही है। संजय रावत ने फडणवीस की हल्फ बर्दारी तकरीब को एक्सीडेंटल तक करार दिया है। लोग जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महाराष्ट्र में नए सीएम ने हल्फ ले लिया है। ये तो पॉकेट मारने जैसा काम था। रावत ने इल्ज़ाम लगाया कि अजीत पवार फर्जी दस्तावेज लेकर राजभवन पहुंचे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस दस्तावेज को सच मानकर वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को हल्फ दिला दिया। संजय रावत ने कहा कि एक दिन बाद ही हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर से मिलने वाले थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ही बीजेपी ने चाल चली और देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला का हल्फ ले लिया। रावत ने कहा कि गवर्नर को हम भगवान के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो हमें अलग इंसाफ और इन्हीं अलग इंसाफ दे रहे हैं।
ऐसा करके बीजेपी के लीडर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कल महाराष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में लोकतंत्र के लिए काला दिन था, ब्लैक सैटरडे। जिस तरह से महाराष्ट्र के राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, वो एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते और महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं, ये पहली बार देश में हुआ। एक राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है और राज्य की जनता को पता नहीं, जनता सोई है, जनता को कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अचानक जनता जागती है तो उनको पता चलता है कि किसी ने शपथ ली है। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहाँ पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। ऐसा ही कल लोकतंत्र में हुआ है। राष्ट्रपति भवन और राजभवन का इतना दुरुपयोग देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 5 बजे राष्ट्रपति भवन से आदेश आता है और महाराष्ट्र का राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है। इतनी क्या जल्दी थी? शिवसेना को 24 घंटे भी नहीं देते हैं, एनसीपी को 24 घंटे भी नहीं मिल जाते हैं, लेकिन एक फर्जी डॉक्यूमेंट अजीत पवार लेके जाता है राजभवन में, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको सही मानकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आदरणीय भगवान जी कोश्यारी जी वो फर्जी डॉक्यूमेंट को सही मानकर उनको शपथ ग्रहण करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ये मौका शिवसेना को क्यों नहीं मिला? ये मौका एनसीपी को क्यों नहीं मिला? आज हम तीनों पार्टी की तरफ से राज्यपाल जी को सत्ता बनाने का दावा हम पेश करने वाले थे। उससे पहले जिस प्रकार से दांव पे षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, वो काला दिन है। अब बीजेपी को यह अधिकार नहीं कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को काला दिन कहे, लोकतंत्र की हत्या कहे। उससे भी घृणास्पद कार्य महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कल हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आप कुछ भी करें, हमारे पास बहुमत है। अगर राज्यपाल आज भी कहे 10 मिनट में, तो बहुमत का आंकड़ा लेकर विधायकों के साथ राज्यपाल जी के सामने हम बहुमत का परेड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है और इसी बीच एनसीपी की कानून शास्त्र काउंसिल के कायद जयंत पाल ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 51 एमएलए पार्टी के साथ हैं और उन्होंने राजभवन पहुंचकर पार्टी एमएलए की फहरिस्त राजभवन को सौंप दी है। जयंत पाटिल ने यह भी कहा कि इस फहरिस्त में अजीत पवार का नाम भी शामिल है, अगरचे इस पर उनके दस्तखत नहीं है। जयंत पाटिल ने मजीद कहा कि अजीत पवार से मुलाकात करेंगे और उन्हें एनसीपी में वापस आने पर राजी करेंगे। उधर शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने भी एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक कौमी रहनुमा हैं, अगर बीजेपी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है तो ऐसा नहीं होगा। ये बीजेपी और अजीत पवार का उठाया हुआ एक गलत कदम है। 165 एमएलए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ हैं। संजय रावत ने मजीद कहा कि अजीत पवार ने हफ्ते के रोज राजभवन में गलत दस्तावेजात पेश किए और गवर्नर ने उन्हें कबूल कर लिया। अगर आज भी गवर्नर हमसे अक्सरियत साबित करने को कहते हैं तो हम आज भी साबित कर सकते हैं। एनसीपी के 49 से ज़्यादा एमएलए हमारे साथ हैं। दरअसल एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने कहा कि आज शाम तक हमारी पार्टी के तमाम अरकान असेंबली वापस आ जाएंगे। फडणवीस साहब ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें। नवाब मलिक ने कहा कि अजीत पवार ने गलती की है, गुज़िश्ता रोज़ से उन्हें समझाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन्हें अब तक कोई इशारा नहीं दिया है। बेहतर होगा कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए।
नॉर्वे में एक इस्लाम मुखालिफ तंजीम की जानिब से कुरान के नुस्खे की सरेआम बेहुरमती को रोकने के लिए एक नौजवान मोहम्मद उमर ने इस बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया कि उन्हें आलम इस्लाम में एक हीरो की नज़र से देखा जा रहा है। नीज़ इस वाक़े की वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले नौजवान की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहादुरी और जुर्रत से रोकने के लिए 23 साल नौजवान का नाम उमर इलियास है और उसका ताल्लुक़ शाम से है। कुछ वेबसाइटों पर नौजवान का नाम उमर ढाबा भी बताया जा रहा है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर नौजवान उमर इलियास का नाम ट्रेंड करने लग गया है, जबकि दुनिया भर के मुसलमान उनकी बहादुरी पर इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कुरान के नुस्खे की बेहुरमती का वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनस्टैन में स्टॉप इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ नॉर्वे नामी तंजीम के एहतजाज में उस वक्त रोनुमा हुआ जब इस तंजीम के रहनुमा लारस थूरसन ने मुकामी पुलिस के इस अहकामात को बालाताक रखते हुए कुरान के एक नुस्खे को भरे मजमूए के सामने जलाने की कोशिश की। इस दौरान मजमूए में से एक नौजवान ने आगे बढ़कर थूरसन को धक्का दिया और हाथापाई की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया। कुरान की तौहीन होते देख वहाँ मौजूद मुसलमान नौजवान बर्दाश्त न कर सके और सबक सिखाने के लिए इस थूरसन पर हमला कर दिया। पहले उमर इलियास रुकावटें तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और लार्स थूरसन पर हमला कर दिया। इस इकदाम से मजीद नौजवानों को हिम्मत मिली और दीगर नौजवान भी थूरसन पर हमला अवर हुए, जिस पर पुलिस एहलकार जो पहले तमाशा देख रहे थे वो आगे बढ़े और हमलावर नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लार्स थूरसन को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। क्रिश्चियन सैंड शहर में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन नॉर्वे की इंतज़ामिया ने न सिर्फ इस इश्तियाल अंगेज़ रैली की इजाज़त दी बल्कि कुरान की तौहीन से भी नहीं रोका। सियासत के लिए ख़ानदान में इंतशार नहीं होना चाहिए। तुम कुछ भी करो लेकिन नायब वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर फिर पार्टी में वापस आ जाओ। इस किस्म की जज्बाती अपील महाराष्ट्र के नौमुंतखब नायब वज़ीर आला की चचाजाद बहन और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने अजीत पवार से की है। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार से कहा कि तुम्हारी पार्टी के छोड़कर जाने से न सिर्फ रियासत को धचका लगा है बल्कि इससे पूरे पवार ख़ानदान की एकजुटता को भी ठेस पहुंची है। अजीत पवार के एनसीपी से बगावत करके गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लेने पर सुप्रिया सुले ने मज़ीद कहा कि पवार ख़ानदान ने रियासत में जो खिदमात अंजाम दी हैं इससे पूरी रियासत वाकिफ़ है। नीज़ कुर्सी हासिल करने के लिए ख़ानदान का शिराजा नहीं बिखेरना चाहिए। एनसीपी रुकन पार्लियामेंट ने अजीत पवार को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमसे बात करेंगे लेकिन तुम पहले इस्तीफ़ा देकर आओ और तुम्हारी जो शराइत हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और उन्हें कबूल किया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के वज़ीर आला नहीं बनने से दुखी एक शिवसेना हिमायती ने वाशिम ज़िले में खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने इतवार के रोज़ ये जानकारी दी। यह वारदात शनिचर शाम को मुंबई से 580 किलोमीटर मुनव्वरा चौक पर हुई। वाशिम ज़िले के उमरी गांव निवासी रमेश बाबू जाधव वहां किसी काम से गया था। पुलिस थाने के एक अफसर ने बताया कि भाजपा लीडर देवेंद्र फडणवीस के वज़ीर आला ओहदे का हल्फ लेने की खबर मिलने के बाद नशे में डूबे शख्स ने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया। उन्होंने बताया कि एक ट्रैफिक पुलिस ने जाधव को अपने हाथ जख्मी करते हुए देखा तो उसने दौड़कर उसे खुदकशी करने से रोक लिया। जाधव को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक उसने शराब के नशे में यह कदम उठाया होगा। उन्होंने बताया कि वारदात की जाँच चल रही है। एक 17 साल नाबालिग लड़की को मुबैना अगवा करने के मामले में बीजेपी के एक लीडर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुधुई के ब्लॉक प्रमुख 26 साल कौशलांध्रा राजपूत जुमेरात के रोज़ एक नाबालिग लड़की के साथ गायब हो गए थे। मस्कुरा बीजेपी लीडर का लड़की के साथ माशूका था, मगर लड़की के घर वालों ने बैन तबका रिश्ते को नामंजूर करते हुए उसकी शादी किसी और जगह मुकर्रर कर दी थी। बीजेपी लीडर के फैमिली मेम्बर्स और दीगर 4 लोगों पर भी बुधुई ब्लॉक में मुबैना तौर पर लड़की के वालिद और भाई के साथ मारपीट का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कौशिला नदेरा के घर वालों और ब्लॉक मेंबर्स पर लड़की के मुतालिक उनके घर पर जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचने के वक्त मारपीट का इल्ज़ाम लगाया है। बीजेपी लीडर के घर वालों ने यह भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई है और लड़की के वालिद और भाई पर फैमिली की ख़वातीन के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की एक तालिबा को दुबई बुलाने वाला उसका महबूब नदीम वहां से पाकिस्तान भाग गया है। दुबई वाक़ हिंदुस्तानी सिफारती अफसरों के मुसलसिल फ़ोन कॉल्स आने के बाद वो बुरी तरह घबरा गया और जुमा की रात फ़्लाइट से पाकिस्तान लौट गया। नदीम से जब एक सोशल मीडिया यूज़र ने फ़ोन पर बात की तो उसने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को खारिज करते हुए इस मामले की जानकारी से भी इनकार किया। जानकारी के मुताबिक कंकर खेड़ा थाने से 8 नवंबर को एक तालिबा लापता हुई थी। गैर मुल्की इलाकाई रजिस्ट्रेशन दफ्तर FRRO नई दिल्ली ने उसके दुबई जाने की तस्दीक की है। पाकिस्तान में पंजाब सूबे का निवासी इस तालिबा के राब्ते में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए था। दुबई में वाक़ हिंदुस्तानी सफ़ीर मुसलसिल मुतासिर लवाकीन के राब्ते में हैं। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के रहने वाले सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने पाकिस्तानी नदीम के तमाम ठिकाने खोज निकाले। मोबाइल नंबर हासिल होने के बाद एक सोशल मीडिया यूज़र विकी सिंह ने जुमा की रात नदीम से फ़ोन पर बात की। विकी सिंह ने खुद को दुबई में ही बताया और मेरठ में हो रहे मामले की जानकारी दी। नदीम से जब ये कहा गया कि उसे हिंदुस्तानी एजेंसियां ढूंढ रही हैं तो ये सुनकर वो घबरा गया। बोला, मुझे करीब 30-35 नंबरों से अलग अलग कॉल आ चुकी हैं। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम ID को हैक कर इसका गलत इस्तेमाल किया गया हो। करीब 3 मिनट की बातचीत में नदीम ने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि उसका तालिबा से कोई ताल्लुक़ भी है। नदीम ने कहा कि फ़िलहाल वो पाकिस्तान जा रहा है, अब लौटकर बात करेगा। क्या है पूरा मामला, बाद में पता चलेगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के समाजी कारकुन अमजद मिर्ज़ा ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के ख़तरनाक इरादों की पोल खोल दी है। अमजद मिर्ज़ा का दावा है कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर एक एजेंडे के तहत खोला है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहता है। हिंदुस्तानी नजाद अमजद मिर्ज़ा फ़िलहाल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रहते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ये फ़ैसला अब क्यों लिया, 73 साल बाद कॉरिडोर क्यों खोला। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए कश्मीर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं पाकिस्तान फ़ौज के तई आम लोगों में यकीन कम हो गया है। पाकिस्तान फ़ौज अब करतारपुर गलियारे के ज़रिए खालिस्तानी दहशतगर्दों को पंजाब के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने भेजेगी। अमजद मिर्ज़ा ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लोगों की इतनी फ़िक्र है तो लद्दाख और कश्मीर का रास्ता क्यों नहीं खोलता। अगर वो ऐसा करेगा तो दोनों ममालिक की सरहद पर रहने वाले लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगेंगे और अगर ऐसा हो गया तो फिर वहाँ के हुक्मरान अपनी सियासी रोटियां कैसे सेक पाएंगे। जनगांव ज़िले में सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या जनगांव ज़िले के चित्तूरू इलाके में सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। वाक़े के बमुजिब रियासती वज़ीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव हैदराबाद से अपने हल्का असम्बली बालापुर जा रहे थे। रास्ते में चित्तूर गांव में उनके काफ़िले में शामिल एक कार हादसे का शिकार होकर पलट गई, जिसकी वजह से उनके सोशल मीडिया इंचार्ज 27 साला पूर्णा और 30 साला ड्राइवर पार्थ सारथी की मौत हो गई, जबकि गनमैन नरेश, अटेंडर शिवा और ताताराव शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को जनगांव के एरिया अस्पताल में शरीक करवाया गया है, जहां पर वो ज़ेर इलाज हैं। हिंदुस्तानी गुलाबी गेंद से खेले गए तारीखी डे नाइट मैच में बांग्लादेश को 1 इनिंग और 46 रन से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। इसी के साथ ही भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दोनों मुकाबले जीतकर बांग्लादेश का 0-2 से सुपर क्या कर दिया है। चलो आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
महाराष्ट्र का इकदाम गैर दस्तूरी, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क, कल फिर होगी समाअत। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, अयोध्या फैसले के बाद मुल्क नए इरादे के साथ आगे चल पड़ा। पोप फ्रांसिस की दुनिया से एटमी हथियार तल्फ करने की अपील। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने उठाया बड़ा कदम, सभी बार लाइसेंस किए रद्द। देवर बंदूक की नोक पर करता रहा आबरूरेजी, शिकायत करने पर शौहर और सास करते थे मारपीट। दूसरे टेस्ट में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को एक इनिंग और 46 रन से शिकस्त देते हुए सीरीज 2 से अपने नाम कर ली। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INA न्यूज। खुदा हाफिज।